पहले बताओ, फिर आगे फ्रूट फ्रूट सीड बीट जो भी है देखा जाएगा। मतलब हो गया था, मतलब प्लांट हो गया था। सीड और फ्रूट एक बार और बता देता हूँ। और बताओ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? क्या बात है। चलो फिर बीच बीच हम पूछते रहेंगे कुछ, जिससे मुझे भी समझ में आता रहेगा कि आपको कंफ्यूजन है या नहीं। इसके बाद क्या है, हम ह्यूमन रिपोर्ट। तो प्रपोजल एनसीईआरटी भी मुझे देखने के साथ। अच्छा, इसमें रह रहा था क्या, सीड आपको बताना, फ्रूट आपको बताना, फिर इसका रिप्रोडक्शन। देखो सीड और फ्रूट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, देखो इस डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, जिसमें से मोनोकॉट जो सीड का स्ट्रक्चर है, वो आप याद रखिएगा। अच्छा, एंडोस्पर्म किया था क्या लेना, एंडोस्पर्म फर्स्ट क्लास में यस सर। कर लिया था कि कितने टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, सेलुलर, हेलोबियल और ये प्रीन्यूक्लियर। टाइप नहीं किया था। टाइप नहीं किया था ना, मुझे लग रहा था। देखो एक तो ये याद रखना है ना, इसके पार्ट याद रखना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सीड कोट मतलब ये ओवरी वॉल थी, जिसको कि यहाँ पे यही इसका जो मेज का है, मोनोकॉट का सीड कवरिंग है। तो जो मोनोकॉट सीड में है ना, जो सीड कवर होता है, इसी को हम फ्रूट कवर बोलते हैं। तो यहाँ पर सीड भी यही है और फ्रूट भी यही है, ठीक है। और इसके नीचे एक लेयर होती है जिसको हम एलुरोन लेयर कहते हैं। एलुरोन लेयर में क्या होता है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है। और हमने ये पढ़ा हुआ था कि इसमें क्या होता है, जब हम सीड को, सीड भाई सीड पानी डालने पे क्यों जर्मिनेट होता है, या सीड को भिगाना क्यों पड़ता है जर्मिनेट करने? तो टेक्निकली हम क्या करते हैं, उसको हाइड्रेट करते हैं। तो जब सीड को आप हाइड्रेट करते हैं, है ना, क्या करते हो, सीड बोने के बाद पानी तो डालना पड़ता है, अपने आप तो नहीं निकलता ना, या फिर नेचुरल वाटर उसको मिले, बारिश का। तो क्या होता है, ये एलुरोन लेयर जो होती है ये हाइड्रेट हो जाती है। हाइड्रेट होने के बाद इसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद जो एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म क्या है, 3n है, ट्रिप्लॉइड, है ना। और क्या करता है, फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में। तो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म रह जाता है उनको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म खा जाता है, उनको नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। नीचे वाला पार्ट यहाँ पर, ये जो दूसरा टिश्यू है स्कूटेलम, ये भी क्या करता है, यहाँ पे भी फूड स्टोर होता है। और आप देखिए ये नीचे वाला पार्ट, ये प्लीम्यूल हो गया और रेडिकल हो गया। प्लीम्यूल से क्या बनता है, शूट, है ना। और रेडिकल से क्या बनता है, रूट। अब देखो ये कोलियोप्टाइल क्या है, ये प्लीम्यूल का कवर है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना, तो शूट कवर हो गया। कोलियोराइजा क्या है, ये रूट कवर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोकॉट का सीड का डायग्राम, ठीक है ना, सीड का स्ट्रक्चर। क्लियर भाई लोगों, ठीक है। जिसको जिसको जहां पे डाउट होता जाए, आप नोट साथ में रखिए, आप पूछते जाइए, है ना। मैं आपको रिवीजन कराता जा रहा हूँ, आप पूछते जाइए। तो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अब ये वही यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछे हैं। लीची जो होता है ना, लीची हम लोग खाते हैं, लीची में कौन सा पार्ट खाते हो फ्रूट का? बोलो भाई, लीची में फ्रूट का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? थैलेमस। अच्छा जी। आर्यन क्या खाते हैं लीची में? मैं बताया था और मैंने ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन है नीट का। सर पेरिकार्प। अच्छा जी, मरियम बताओ। पेरिकार्प खाते हैं, हमको नहीं पता था। और कौन बताने वाला है? मरियम बताने वाली नहीं है, नहीं बोले नहीं बताएंगे सर, ऐसा क्या?
रिवीजन नहीं हुआ इसका मतलब, पक्का मैंने बताया था, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको हमेशा बताता हूँ। देखिए भाई साहब, यही सब क्वेश्चंस होंगे और मैं आपको आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, 2 प्रैक्टिस सेट मैंने बना के दिए हैं निष्कर्ष जी को, और जो भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ सब वैसे ही बना रहा हूँ जैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ये सब पुराने क्वेश्चंस हैं, नीट के पुराने क्वेश्चंस हैं और यही सब क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। देखो भाई, लीची में जो पार्ट आप खाते हो उसको एरिल कहते हैं, उस पार्ट को अपन एरिल कहते हैं। एरिल क्या है? एरिल सीड कवर है, ठीक है। सीड कवर या सीड इंटेग्यूमेंट जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, वो है, वो पार्ट हम लोग खाते हैं, ठीक है। एप्पल में क्या खाते हो? थैलेमस। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये एप्पल में थैलेमस। चलो एक और बताओ, ऑरेंज में क्या खाते हैं? ऑरेंज में क्या खाते हैं? नोट कर लो, जूसी हेयर ऑफ मीजोकार्प, जूसी हेयर ऑफ मीजोकार्प, वो मीजोकार्प के जूसी हेयर्स होते हैं, ठीक है ना। ओके। अब देखो, ये डाइकॉट शीट है, एक बीन शीट है ना। यहाँ पर आप देखो, आपको एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देगा, है ना, कहीं एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा ना। तो पूरा का पूरा फूड कहाँ इकट्ठा है? कॉटिलीडन में इकट्ठा है। स्कूटेलम वहां पे क्या था? कॉटिलीडन था, ठीक है। एक ही कॉटिलीडन था इसलिए मोनोकॉट बोलते हैं, या डाइकॉट है, 2 कॉटिलीडन हो गए, है ना। ये एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, है ना, रेडिकल, है ना, ऊपर वाला पीम्यूल वाला पार्ट हो गया। तो ये डाइकॉट का सीड है, ठीक है। चलो, ये सब बातें हो गई। और फ्रूट के पार्ट होते हैं एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, सब आपको पता है। एक आखिरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट ओनली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन बताएगा? मैं देखता हूँ। एपोमिक्सिस क्या है? बताइए भाई, एपोमिक्सिस क्या है? सर सीड का बनना विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सीड का बनना विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं कह दूं कि लाइक देयर इज नो डिफरेंस इन एपोमिक्सिस एंड वो क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। बताओ भाई, क्या मैं कह दूं कि एपोमिक्सिस लाइक है? एपोमिक्सिस पार्थेनोकार्पी एक ही चीज है? हाँ, बोलो भाई। बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? देखो, एपोमिक्सिस क्या होता है, बिल्कुल सही बताया लीना ने, ठीक है। एपोमिक्सिस है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल। तो रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल क्या होते हैं? सीड हो गया, है ना। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बर्ड्स हो गया, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, या विदाउट 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 मियोसिस, मतलब एक तो मियोसिस ना हो, है ना, विदाउट मियोसिस एंड, ठीक है। इसको हमने कहा एपोमिक्सिस। अब भाई देखो, एपो माने क्या होता है? विदाउट, मिक्सिस माने मिक्सिंग, है ना, विदाउट मिक्सिंग, मतलब गैमीट का फ्यूजन ना होने पाए, उसके बिना क्या होता है, उसके बिना, गैमीट के फ्यूजन के बिना किसी भी प्रोपेग्यूल का या अगले प्लांट का या सीडलिंग का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। अब एपोमिक्सिस कितने टाइप की हो सकती है? 3 तरह की हो सकती है। सबसे पहली कौन सी होती है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में? बोलो भाई। सर किसी भी डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। वेरी गुड, एक्सलेंट, ठीक है। किसी भी डिप्लॉयड सेल से, इसमें टेक्निकली बहुत सही बात है, किसी भी डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अब वो कौन कौन से डिप्लॉयड सेल हो सकती है, किस किस बात से हो सकती है ना। देखो, न्यूसेलस से हो सकता है, जिसको ना समझ में बता दिया ना। इंटेग्यूमेंट से हो सकता है ना, इंटेग्यूमेंट से हो सकता है। न्यूसेलस से हो सकता है, इंटेग्यूमेंट से हो सकता है ना।
और किससे हो सकता है, ओव्यूल से हो सकता है ना, ओव्यूल से इसका फॉर्मेशन हो सकता है, जाइगोट को छोड़ करके, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियो। ठीक, दूसरा एक और बताना, पार्थेनोजेनेसिस, जो मैंने अभी बताया। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो मैंने आपसे यही पूछा था कि क्या पार्थेनोजेनेसिस एपोमिक्सिस है, ठीक है, ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपसे पूछा था, है ना। यस, पार्थेनोजेनेसिस इज एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे भी तो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हम यही तो पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेग्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो पार्थेनोजेनेसिस किससे होता है, पार्थेनोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, यही तो है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक्स में कि जो ड्रोन बनते हैं, है ना, मेल ड्रोन बनते हैं, कैसे बनते हैं, अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं। यस सर, पार्थेनोजेनेसिस ही तो थी, नहीं थी, बताओ, यस सर, है ना, पार्थेनोजेनेसिस थी वहां पे, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए उसमें 16 नंबर ऑफ 16 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और तीसरी होती है एपोस्पोरिया एपोगैमी, थर्ड इज एपोस्पोरी या एपोगैमी। क्या होता है अलीना, बाकी लोग भी बताओ भाई, एपोस्पोरी या एपोगैमी क्या होती है। सर एम्ब्रियो सेक के किसी सेल से फॉर्मेशन होना। पक्का, हाँ सर। सोच लो, मतलब एम्ब्रियो सैक के किसी अदर सेल से फॉर्मेशन हो, थोड़ा और क्लियर करो, मैं भी हो सकता है तुम सही बता रही हो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम, थोड़ा अलीना और क्लियर बताओ, एम्ब्रियो सैक के किसी और सेल से फॉर्मेशन होना मतलब जैसे, सर वेजिटेटिव पार्ट। वेरी गुड, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब कि एंटीपोडल से हो जाए, है ना, एंटीपोडल से हो जाए, यस सर, मतलब एग के अलावा। राइट, वेरी गुड, एग के अलावा एम्ब्रियो सैक के किसी भी दूसरी सेल से, एग के अलावा एम्ब्रियो सैक के किसी भी दूसरी सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, जो उसको हम एपोगैमी और एपोस्पोरी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, तीनों टाइप याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एमसीक्यू वाला है, ये आपके नीट के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपके स्कूल, ठीक है। क्लियर है सबको, आर्यन, इंसिया क्लियर है, मरियम, यस सर, ठीक है। आप लोग भी पार्टिसिपेट करो भाई, आप लोग भी जवाब दो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट चैप्टर, अगला वाला चैप्टर स्टार्ट किया जाए। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो रिपीट कर देते हैं आर्यन। देखो, एपोमिक्सिस क्या होती है आर्यन, कि रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल का फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस में ना तो मियोसिस होनी चाहिए और ना ही सेंगेमी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि ये तीन तरह से हो सकता है ना, मतलब कुल मिलाकर के एपोमिक्सिस का मतलब ये हुआ कि बिना फर्टिलाइजेशन के किसी भी तरह के रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल का फॉर्मेशन। तो नॉर्मली रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं, सीड होते हैं, है ना, नॉर्मली रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल सीड होते हैं। सीड के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एडवेंटेनियस बर्ड्स हो गई, है ना, जिनसे रिप्रोडक्शन होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो एपोमिक्सिस तीन तरह की हो सकती है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन तीन तरह से प्रोपेग्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है। पहला एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो किसी भी डिप्लॉयड सेल से बन जाए, जैसे न्यूसेलस से बन सकता है, इंटेग्यूमेंट से बन सकता है, ओव्यूल से बनता है, इनमें से किसी भी पार्ट से नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब नए प्रोपेग्यूल का फॉर्मेशन, उसको हम एडवेंटिव एम्ब्रियो। दूसरा होता है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो एग से हो, लेकिन एग फर्टिलाइज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एनिमल्स में भी देखा हुआ था कि हनी बी में जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनसे फीमेल का फॉर्मेशन होता है, और जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं, जिनमें जो हेप्लॉइड होते हैं, जिनमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, उनसे मेल ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। तीसरा एपोस्पोरिया एपोगैमी,
एग को छोड़ के, अब एम्ब्रियो सैक में एग को छोड़कर कई सारी सेल है, एंटीपोडल सेल है ना, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर सेल है, जिसको सेंट्रल सेल आप बोलते हैं, और ये हो गई आपकी सिनर्जिड हो गई, है ना। इनमें से किसी सेल से अगर एम्ब्रियो बन जाए तो उसको या तो हम एपोस्पोरी बोलेंगे या एपोगैमी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, सिर्फ एम्ब्रियो सैक में से, एम्ब्रियो सैक से बाहर नहीं, सिर्फ एम्ब्रियो सैक से, मतलब ये एम्ब्रियो सैक हो गया, इसमें बस आप एग छोड़ दो, इस वाली सेल को छोड़ करके। इसके अलावा ये सिनर्जिड से बन जाए, एंटीपोडल से बन जाए, ये पोलर न्यूक्लियाई इस वाली सेंट्रल सेल से बन जाए, इनमें से किसी सेल, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, राइट। ओके, चलो अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए और मैं आपको बताता चलूंगा, आप पूछते चलिएगा जहां पर आपको डाउट हो, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज कराता चलूंगा और आपको जो भी डाउट हो आपको पूछते रहना है, ठीक। और हर क्लास में पढ़ के आइए, बढ़िया से पढ़ के आइए। मैं चाहता हूं कि आप पूरे में से पूरे क्वेश्चंस करें। चलो, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आपसे क्या रिपीट करवाता हूँ आपको, तो हाँ, सेक्स ऑर्गन कितने टाइप के, दैट इज क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, से क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जिन्हें मैं ऑलरेडी पूछे हुए टॉपिक से, क्योंकि आपके एग्जामिनर्स का भी जो टारगेट होगा वो यहीं पे होगा, कॉमन में, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हालांकि मैं बता चुका हूं, आप बताने की कोशिश कीजिए, आप नहीं बता पाएंगे तो फिर तो मैं तो बताऊंगा, दोबारा से समझाऊंगा, लेकिन सबको चाहिए घाटे में, करिए, बताइए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किनको बोलेंगे। सर गोनेड्स, हार्मोन। वेरी गुड, गोनेड्स, एक्सीलेंट। तो गोनेड्स मतलब कोई भी, हाँ वेरी गुड, टेस्टिस एंड ओवरी, है ना, तो कोई भी गोनेड, टेस्टिस और ओवरी दोनों लोगों से बताया, आरएनए भी से बताया, गोनेड्स जो होते हैं तो उनमें क्या होता है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब जहां पे गैमेटोजेनेसिस होती है उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे आ गए हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव डक्ट, जो गैमीट को कहीं तक पहुंचाने में हेल्प करें, है ना, तो जितनी भी रिप्रोडक्टिव डक्ट होती हैं वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएंगे, है ना। तो रिप्रोडक्टिव डक्ट को या जेनाइटल डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन शर्त है, दे डू नॉट प्रोड्यूसेस, ना तो इनमें से कोई गैमीट प्रोड्यूस करनी चाहिए, प्रोड्यूसेस गैमीट, क्योंकि हम सिर्फ ह्यूमन के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, हम एनिमल्स के टर्म में बात कर रहे हैं, ना तो दे डू नॉट, दे मस्ट नॉट प्रोड्यूस गैमीट और हार्मोन, इनसे किसी भी तरह का गैमीट या हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, है ना, क्लियर है। यस। अब एसेसरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे, देखो एसेसरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो एक्सटर्नली, है ना, ये क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली, थोड़ा सा और टेक्निकली बात की जाए, मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बताते हैं कि मेल है फीमेल है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। पिकॉक जो होता है जिसमें पीछे पंख पाए जाते हैं वो कौन होते हैं, जिनमें पंख नहीं पाए जाते वो कौन होते हैं, वो कलर्ड विंग्स पाए जाते हैं ना जिनमें, वो कौन होते हैं, पीहेन, जिनमें कलर्ड विंग्स पाए जाते हैं वो पीहेन होते हैं, सही है अलीना, नहीं भाई साहब, हियर यू आर रॉन्ग, ठीक है, जिनमें कलर्ड विंग्स पाए जाते हैं, अच्छा हाँ, जिनमें नहीं होते हैं, वेरी गुड, जिनमें नहीं होते हैं कलर्ड विंग्स वो पीहेन होते हैं, और जिनमें कलर्ड विंग्स पाए जाते हैं वो मेल होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ये, तो ये क्या हो गया, ये विंग्स होना क्या है ना, जो टेल विंग्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो विंग्स क्या बोलेंगे, उनको फेदर ही बोलेंगे, टेल फेदर्स जो होते हैं, लंबे लंबे टेल फेदर होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो अट्रैक्शन का काम करते हैं, है ना, फीमेल को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तो दे आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अगर वो एब्सेंट हो तो भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है ना, इसलिए उनको एसेसरी कहा जाता है, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल, ठीक है, ओके। अब चलो, अब सबसे पहले मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक बार समझाता हूँ, है ना,
और फिर आपको मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताता जाता हूँ, जहाँ पे आपको समझ में ना आए, जो आपको नोट करना हो आप बताइएगा, मैं दोबारा से नोट करा दूंगा, बट आपका फोकस 100% मुझे इधर ही चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने ये पढ़ा था कि टेस्टिस हो गया, है ना। टेस्टिस के ऊपर एक पार्ट पाया जाता है एपिडाइडमिस। भाई लोगों इसका फंक्शन जल्दी से बता दो मुझे, क्या फंक्शन होता है। एलिना एपिडाइडमिस का क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। आर्यन जल्दी से बताओ, क्विक, एपिडाइडमिस का फंक्शन। सर स्पर्म यहाँ पे हाँ बेटा बोलो, क्या कर रहे हो। सर मैचुरेशन होता है स्पर्म्स का। मैचुरेशन भी होता है, ये बात तो सही है आपकी, आई डू एग्री विद दैट, वेरी गुड, मैचुरेशन भी होता है। क्वेश्चन कुछ और था लेकिन, और कुछ बताओ, एक फंक्शन और बता दो इंपॉर्टेंट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैचुरेशन इज अ फंक्शन, मोटिलिटी इनको यही मिलती है आकर के। वॉस तो डिफरेंस, ये ट्रांसपोर्ट भी तो करता है। ट्रांसपोर्ट भी करता है। एक मेजर फंक्शन और, मैचुरेशन इसका वन ऑफ द मेजर फंक्शन। सर स्टोर करता है सर स्पर्म्स को। वेरी गुड, डिकैपेसिटेशन। यही वो जगह है जहां पे टेम्परेरी स्टोर होता है, बाकी स्पर्म का स्टोरेज कहीं पे नहीं, है ना। ये टेम्परेरी स्टोर करने का काम करते हैं, शाबाश बहुत बढ़िया। तो टेम्परेरी स्टोर करने का काम करते हैं। वास्ट डिफरेंस के थ्रू क्या होता है, स्पर्म यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद ये सेमिनल वेसिकल होती है जो सेमिनल फ्लूइड ऐड करने का काम करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो क्या करती है, ये भी इसमें फ्लूइड ऐड करने का काम करती है, जिससे स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है। यहाँ पर एक ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं ना, कहते हैं ना काउपर्स ग्लैंड, है ना, इसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। फंक्शन बताओ जल्दी से काउपर्स ग्लैंड का। सर लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। वेरी गुड, एंड वन मोर फंक्शन, ये सर एसिडिक होता है। alkaline अल्कलाइन mucus। मीडियम। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको एक्लेमेटाइज करने का काम करते हैं, क्योंकि यूरिन एसिडिक होता है, तो ये जो यूरेथ्रा होती है एसिडिक हो जाती है, तो स्पर्म रिलीज होने से पहले उसको बेसिक मीडियम बनाते हैं, जिससे कि स्पर्म की डेथ ना हो। एक्सीलेंट, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पता है। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी गोनाड्स की बात करते हैं। तो टेस्टिस की थोड़ी सी बात कर ली जाए, है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। तो ये जो ग्लैंड्स मैंने बताई, इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोगों ने ये वाला डायग्राम डिस्कस किया हुआ था जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक बार स्नैपशॉट देता हूँ, फिर आप मुझे दिखाओ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस पूरे ये जो कवरिंग ऊपर बाहर वाली कवरिंग, इसको हम ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं। बीच में कैविटी पाई जाती है, फ्लूइड से भरी हुई होती है, बाहर की लेयर होती है, अंदर विसरल लेयर होती है, बाहर पैराइटल लेयर होती है। पैराइटल का मतलब ही होता है एक्चुअली एक्सटर्नल लेयर। दोनों लेयर मिलकर के प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ये जो पार्ट बने हुए इनको अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्म यहाँ पर यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाकर के एक नेटवर्क बनाती है, इसलिए इसको रेड टेस्टिस कहते हैं या मेडिस्ट्रियन टेस्टिस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से इफ्रेंट डक्ट, इफ्रेंट का मतलब होता है ऐसी कोई भी ट्यूब, ऐसी कोई भी डक्ट जिससे बाहर की तरफ कोई चीज पास आउट हो रही हो। तो यहाँ पे स्पर्म बाहर की ओर जाते हैं, इसलिए इसके इफ्रेंट डक्ट बोलते हैं। इसके बाद ये हेड ऑफ एपिडाइडमिस, अभी आपने बताया, दोनों ही फंक्शन आपने इसके बता ही दिए। हेड ऑफ एपिडाइडमिस मतलब ये टेम्परेरी, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था नीट में, 2 बार मैंने क्वेश्चन देखा करीब कि 2-3 बार इनफैक्ट, कि स्टोरेज किसमें होता है। बहुत सारे लोगों ने आंसर, मैक्सिमम बच्चों ने गलतियां क्या की, वो सेमिनल वेसिकल में लगा देते हैं, उसका कोई स्टोरेज का काम नहीं होता है ना। वो लगता है कि स्टोरेज ऑर्गन है, बट वहां पे स्टोरेज नहीं होता। तो एपिडाइडमिस में स्टोरेज होता है। उसके बाद स्किन को मोटिलिटी मिल जाती है, ये मैच्योर हो जाते हैं, और उसके बाद ये एपिडाइमिक टेल ऑफ एपिडाइडमिस से होते हुए पीछे की तरफ वॉस डिफरेंस से निकल जाता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पर एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हो सकते हैं एवरेज। सर 200 से 250 होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, 200 से 300, है ना, अप्रोक्सीमेटली 250। या तो ऐसे क्वेश्चन या तो 250 के आसपास दिया होगा आंसर, या 200 to 300, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी ये होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं? 1 to 4। 2 to 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग आगे आ जाते हैं
इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, किसका, इसका ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसफर सेक्शन, ये देखते हैं। अब देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बनता है। गुड, तुम लोगों ने एटलीस्ट रिवीजन किया हुआ, आई एम हैप्पी टू लाइक सी दैट। ठीक, तो मैं आपके सामने ट्रांसफर सेक्शन का देखो, एक बात और, मैंने कई सारे कुछ जो अभी पेपर बनाया है उसमें 4-5 क्वेश्चंस मैंने ऐसे दिए हैं, मतलब दो सेट में, तो अलग-अलग सेट में मैंने क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जो डायग्राम बेस्ड भी हैं। तो आप उन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन जिन पे आपकी निगाह नहीं होगी अभी, आप ऐसे देखिए, जिसने पुराने पेपर किए होंगे नीट के, उन लोगों ने तो ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। एक तो क्वेश्चन सीक्वेंस बेस्ड है ना, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आपके स्कूल वाले, ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहले स्पर्मेटोजोआ बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, स्पर्म मदर सेल बनेगी, वगैरह वगैरह, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें से कौन सा सीक्वेंस बताओ, कौन सा सही है, ठीक है, प्रोसेस का सीक्वेंस, है ना। एक तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरे क्वेश्चंस डायग्राम बेस पे, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर मान लो दे रखा हो कि ऐसे एरो बना होगा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, अब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये लंबी लंबी कुछ सेल्स हैं, इनको सर्टोली सेल्स बोलते हैं। फंक्शन बताइए भाई। नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा यहाँ पर बीच में लेडिंग सेल है, लेडिंग सेल को मैं बता दूं, इन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। एंड्रोजन्स रिलीज करते हैं। हाँ, क्या रिलीज करते हैं बेटा? सर एंड्रोजन्स। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। टेस्ट। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। एंड्रोजन रिलीज करने का काम करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो, ये हो गया, और सर्टोली सेल का फंक्शन आपने बता ही दिया, ठीक है। और अच्छा, ऐसे स्पर्मेटोजोआ जो रीअब्सॉर्ब नहीं होते, उनका सॉरी, ऐसे स्पर्मेटोजोआ जो रिलीज नहीं होते वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पे रीअब्सॉर्ब होते हैं? सर एपिडिडमिस में। शाबाश, वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया भाई, तुम लोगों की अच्छी तैयारी है। बस ऐसे ही तैयारी करते रहो, मतलब ऐसा देख करके मेरा दिल खुश हो जाता है। दूसरे बैच वाले बच्चे पढ़ने में तो वो भी बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल उनको बहुत अच्छे हैं, उनसे ये मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम तैयारी नहीं की थी, तो सो आई वाज नॉट दैट मच हैप्पी। तो आप लोग ऐसी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करके हमेशा आइए, बढ़िया से करके आइए, ठीक है, ओके, राइट राइट राइट, एसएससी। अच्छा, एक चीज और बताइए, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन मुझे बताओ। सेमिनल वेसिकल का एक एक करके फंक्शन बताते जाइए। सेमिनल वेसिकल जल्दी जल्दी बताओ, बिना देखे बताना। सेमिनल वेसिकल का क्या? देखो, ये क्या करता है, ये एक एल्कलाइन, अच्छा डायग्राम तो शेयर करो पहले। सेमिनल वेसिकल एक एल्कलाइन, ये वाला है ना। सेमिनल वेसिकल क्या काम करता है, ये मैं शॉर्ट में समझाता जाता हूँ आपको। तो ये जो तीनों, ये एसेसरी ग्लैंड्स इनको बोलते हैं। एक सेमिनल वेसिकल हो गई, और दूसरी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, है ना, और तीसरी प्रोस्टेट ग्लैंड। इन तीनों को हम एसेसरी ग्लैंड कहते हैं। इन एसेसरी ग्लैंड के फंक्शन याद रखिएगा, नीट में इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स, और अभी भी आपसे ये क्वेश्चन इनसे पूछेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो मेडिकल में कभी भी उनसे क्वेश्चन आना बंद नहीं हुए। देखो, वो अलग बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पहले आते थे, क्लोरोप्लास्ट से आते थे, अब उन पार्ट से क्वेश्चन नहीं आते। क्लासिफिकेशन से सिंपल कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, अब उनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आप ये जो रेगुलर चीजें हैं, ये पहले भी इनसे रेगुलर क्वेश्चन आते थे और आज भी आते हैं। सेमिनल वेसिकल क्या करती है, सेमिनल फ्लूइड ऐड करने का काम करती है ना। तो इसमें जो फ्लूइड होता है, क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। तो पहली बात तो ये एल्कलाइन फ्लूइड ऐड करने का काम करती है। सेमिनल फ्लूइड मैंने आपको बता दिया। इसमें एक शुगर पाई जाती है, इसका नाम बार बार पूछा जाता है, एम्स में पूछा गया, इसमें फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, ये जरूर याद रखिएगा। एक तो फ्लूइड जो होता है वो एल्कलाइन होता है, फ्रक्टोज ऐड करने का काम करते हैं, है ना। एक और चीज, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी सीक्रेट करने का काम करता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है ना। और एक हार्मोन ये रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो क्या क्या रिलीज करती है, एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करती है, उसमें फ्रक्टोज होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना।
फ्रक्टोज क्या करता है, ये स्पर्मेटोजोआ को स्विम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होती है, दे स्टिमुलेट इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ का मोशन होता है, और उस मोशन की वजह से एक तो स्पर्म अपने फ्लैजिला की वजह से, फ्लैजिलम की वजह से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो मूव करता है और चलता है, लोकोमोट होता है। दूसरा क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, है ना, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प मिले। ठीक है, ये हो गया इसका फंक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है। सर इस एसिड का क्या फंक्शन है? हाँ जी बेटा, सर किसका? स्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड का काम क्या है, तो मैंने आपको बताया। फ्रक्टोज एस्कॉर्बिक एसिड दोनों पूछा हुआ है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से सीक्रेट होता है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, ये थिन, मिल्की और स्लाइटली एसिडिक, याद रखना, ये स्लाइटली एसिडिक है ना, फ्लूइड को सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सिट्रेट होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स सिट्रेट। सिट्रेट क्या है, ये भी न्यूट्रिएंट है ना, इसके लिए स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है ना, सिट्रेट सीक्रेट करती है। और एक और, ये एंटी कोगुलेंट एंजाइम, ये याद रखिएगा, ये क्या काम करता है, एंटी कोगुलेंट एंजाइम। क्या काम होता है इसका, एंटी कोगुलेंट एंजाइम का क्या काम होता होगा, सीमेन कोगुलेट ना होने पाए, अदरवाइज मूवमेंट कैसे होगा, है ना। तो सीमेन जो होता है वो कोगुलेट ना होने पाए, इसके लिए एंटी कोगुलेटिंग एंजाइम, कोगुलेट मतलब होता है क्या, गेट कंसंट्रेटेड, गेट कंडेंस, ठीक है ना, तो कोगुलेट ना होने पाए। ठीक है, अब आ जाते हैं बल्बो यूरेथ्रल। तो मैंने आपको बताया कि कई बारी आंसर में, अच्छा नीट में जो पूछा गया उसको यही पूछा गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। एक्चुअली इसको कहते क्या है, कई बारी आंसर में होगा बल्बो यूरेथ्रल, और कई बारी इसमें दिया होगा कॉपर्स ग्लैंड, है ना। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहने का काम करते हैं, है ना। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोथ आर द सेम थिंग। अब ये क्या करते हैं, दे सीक्रेट, अभी हमने पढ़ा, आपने बताया भी हमको कि एल्कलाइन सॉल्यूशन सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, और ये क्या काम करती है, यूरेथ्रा को, है ना, न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, या उसको लुब्रिकेट करती है। लुब्रिकेट करने का काम करती है। वेरी गुड, चलो ग्रेट। तो ये हम लोगों ने एसेसरी ग्लैंड, तीनों एसेसरी ग्लैंड का आपने फंक्शन नोट भी कर लिया और आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? हाँ जी बेटा, क्लियर है? एक्सेस ऑफ स्पर्म्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं सर, आपने बताया? फिर से क्या बोला सर एक्सेस ऑफ स्पर्म्स जो कि फर्टिलाइज नहीं कर पाते वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? नहीं, जो फर्टिलाइजर नहीं करते वो तो डेड हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, अच्छा ओके। उनकी डेड हो जाती है, और वो डेड हो जाते हैं, और वो एक्सक्रीटरी मटेरियल की तरह एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ओके सर। और 24 आवर तक इनकी वाइबिलिटी होती है, और 24 आवर के बाद इसमें क्या होता है, जो नेक में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो एनर्जी प्रोवाइड कराना बंद कर देते हैं, जिससे स्पर्म की डेथ होती है। ठीक है, यस सर। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ जाएंगे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने पढ़ा कि ये पूरा यूट्रस वाला पार्ट हो गया, है ना। यूट्रस के अंदर जो जगह होती है ये यूट्राइन कैविटी होती है, और इससे ज्यादा एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी किसी में नहीं होती। हमें ये पता है कि इसमें जो एक्सपेंशन की कैपेसिटी होती है वो 500 टाइम्स होती है। ये अपने स्पेस का 500 गुना बढ़ सकता है, कब, जब ये जेस्टेशन पीरियड में, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे।
तो ये अपने अपने साइज का 500 टाइम्स बढ़ जाता है। तो 10 सेंटीमीटर क्यूबिक से लेकर के नॉर्मल होता है और ये 5000 सेंटीमीटर क्यूबिक तक हो सकता है ना, हो सकता है। तो अपनी साइज का 500 टाइम्स में एक्सपेंशन हो जाता है। अब दूसरी चीज क्या होती है कि ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया, दिस इज वेजाइना, है ना। और वेजाइना में जहां से स्पर्म रिलीज किए जाते हैं उसमें ये जिसका एंट्री पॉइंट होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, सर्विकल कैनाल बोलते हैं, इस पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो हमारा हुआ यूट्रस हुआ, यूट्रस में 3 पार्ट पाए जाते हैं। बाहर की कवरिंग को पेरीमेट्रियम बोलते हैं और हमने डिस्कशन किया हुआ था कि पेरीमेट्रियम किससे बनी होती है, तो एपिथेलियल सेल से बनी होती है। बीच वाला है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। तो मायोमेट्रियम किससे मिलकर बना होता है, मायोमेट्रियम वाला जो पार्ट होता है वो इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर के बना होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती है जिनको अपन डायरेक्टली ब्रेन की हेल्प से कंट्रोल नहीं कर सकते। एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर होती है ये हर महीने बनती और बिगड़ती रहती है। ये एक्चुअली म्यूकस से बनी होती है, कुछ लूज सेल से बनी होती है। और जब इस लेयर का फॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज डेवलप हो जाती है ना। अगर प्रेगनेंसी नहीं कॉज हुई तो मंथ के एंड में ये लेयर ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो जाने की वजह से ये लेयर में जो लूज जो ब्लड कैपिलरी होती है वो ब्रेक हो जाती हैं, जिससे ब्लड सीक्रेशन होता है और उसके साथ में लूज सेल्स होती हैं, ये फ्लश आउट हो जाती हैं और साथ में एग भी रिलीज हो जाता है। ये जो ओवरी होती है, ओवरिस में ओवरी ये फैलोपियन ट्यूब से अटैच नहीं होती है। ओवरी कार्टिलेजेस की हेल्प से कुछ यूट्रस की इस तरफ की वॉल से इधर से अटैच होती है और कुछ ऊपर की तरफ इस फैलोपियन ट्यूब में अटैच होती है। तो इसकी यहाँ से सस्पेंडेड होती है। ओवरी से एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद एग में तो किसी तरह का मोटाइल स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता। तो ये जो इन्फंडिबुलम है ये सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हैं, इस तरह से मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और इस सक्शन प्रेशर की वजह से ये एग को सक कर लेते हैं। अब देखो इस पूरी ट्यूब को अपन फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या हो गई, तो हमने पढ़ा कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होती हैं। तो एक रिप्रोडक्टिव डक्ट एक तरह की ट्यूब है जिससे गैमीट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपकी आएगी। अब क्या है, ये आगे वाला पार्ट ये फेमरेई होता है। तो मैंने कहा फेमरेई सक्शन प्रेशर का काम करता है। ये जो वाइट सा पार्ट इसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं, इसको एम्पुला बोलते हैं और इसको इस्थमस बोलते हैं। एम्पुला के पास में यहीं पर एग का फर्टिलाइजेशन, इट्स नॉट इन इस्थमस, एम्पुला के पास यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इस पूरी फैलोपियन ट्यूब में सीलिया पाई जाती हैं। सीलिया रिदमिक मूवमेंट करती हैं और वो एग को मोटिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद एग आता है और एग आकर के यहाँ पे इम्प्लांट होता है। कैसे कैसे इम्प्लांट होता है हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे, है ना। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। यस सर। तो एक ग्लैंड पाई जाती है ना। उस ग्लैंड को हम लोग बर्थोलियन ग्लैंड बोलते हैं, बर्थोलियन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड। कोई बता सकता है इसका फंक्शन क्या होता है? अच्छा ये तो समझ में आ गया, पहले बताओ फिर बताओ। यस सर। यस सर। ये ग्लैंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ग्लैंड से क्वेश्चन कई बारी आया है नीट में, है ना। दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस ग्लैंड। इस पार्ट में सिर्फ इस ग्लैंड से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और ये जो मैंने आपको मसल्स बताई, तीनों तरह की मसल्स याद रखिएगा ना। मसल्स का काम क्या होता है, एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए तो देखो, तो ये आउटर कवरिंग है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लीविया मेजोरा, है ना। इनर कवरिंग उसको हम लोग लीविया माइनोरा बोलते हैं, है ना। और अपर पार्ट क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस किसका वो माना जाता है, नंबर ऑफ सेंसरी नर्व्स कम एंड गेट एक्यूमुलेट एट दिस पार्ट, क्लाइटोरिस। देखो ऐसा माना जाता है दिस इज वेस्टिजियल, वेस्टिजियल पेनिस, साइंटिस्टों का मानना है दिस इज वेस्टिजियल पेनिस। ठीक है, अब ये यूरेथ्रा वाला पार्ट हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, है ना। यूरिन ट्रैक्ट जहाँ पे ओपन होती है। और हाँ ये हो गया बर्थोलियन ग्लैंड। देखो बर्थोलियन ग्लैंड, दिस बर्थोलियन ग्लैंड, बर्थोलियन ग्लैंड नोट कर लो। ये भी लुब्रिकेशन और अल्कलाइन मीडियम करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दिस इज इट करस्पॉन्ड्स टू, बस इतना लिख लो, दिस इज करस्पॉन्ड टू कॉपर्स ग्लैंड इन मेल। दिस इज करस्पॉन्ड टू कॉपर ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड in male. It serves lubrication during copulation. ठीक,
अब देखिए ओवरी देख लेते हैं, है ना, ओवरी का स्ट्रक्चर। अच्छा, ओवरी के डायग्राम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया ना, डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आप देख लेना। आपको वैसे क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जो क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने वैसा बनाने की कोशिश की है कि जिसमें उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया जा सके। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा, जिस टाइप के क्वेश्चंस आप जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ। अच्छा, जब किसी भी फीमेल का बर्थ होता है तो उसमें कौन से फॉलिकल या कौन से स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये जो एग्स पाए जाते हैं, किस स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन बताएगा। सर क्वेश्चन समझ में आया। अब मेरा ये कहना है कि मतलब जैसे कोई फीमेल बर्थ लेती है तो उस समय उसमें प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल पाई जाती है ना, मैच्योरिंग फॉलिकल पाए जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। तो एग का जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, या इससे भी कोई पहले की स्टेज पाई जाती है। देखो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, आप देखेंगे आपके नोट्स में लिखा होगा कि एवरी फीमेल चाइल्ड born take birth with a particular set of eggs और एक पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ द एग। और मैंने बताया था कि कोई भी चाइल्ड जब फीमेल चाइल्ड बर्थ लेती है तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 पोटेंशियल एग के साथ में वो बर्थ लेती है ना, याद है ना। यस सर। ठीक है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल होती है, ग्रोइंग फॉलिकल होती है, ग्राफियन फॉलिकल या कुछ और। सर ओगोनियम होता है डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड। ये बात तो एकदम सही है, बिल्कुल ओगोनियम तो पाया जाता है। टेक्निकली आपने बात बिल्कुल एकदम सही बताई। देखो वहां पर क्या होता है, अच्छा ओगोनियम एक क्लस्टर के फॉर्म में पाया जाता है, बताओ क्या कहते हैं, अब इतना बता दो। बिल्कुल आपने सही बताया कि वो उस स्टेज में अरेस्ट होती हैं और इस तरह के क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एग नेस्ट। ठीक है, ये बोलते हैं ना, यस सर। है ना। इन्हीं एग नेस्ट में कुछ जब प्यूबर्टी अचीव हो जाती है तो इनमें इन्हीं एग नेस्ट में कुछ एग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है सब मामला। और एक और डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन के फॉर्म में ब्रीस्ट का डायग्राम, है ना, दैट मस्ट बी हियर, है क्या है, मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ रिब्स, है ना, और ये रिब्स के बीच में मसल्स हो गई, है ना, और ये मसल्स का कुछ प्रोजेक्शन हो गया, और उसके बाद आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये फैट सेल्स पाई जाती हैं, फैट का डिपोजिशन यहाँ पे हो जाता है ना। तो फैट ज्यादा डिपोजिशन होने से, है ना, इसीलिए चेस्ट या ब्रेस्ट का फॉर्म मतलब इनलार्जमेंट हो जाता है, तो क्योंकि हमारे एडिपोज टिश्यू मेल फीमेल में सब में चेस्ट वाले पार्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मेमोरी लोब्यूल्स होती है ना, और जिनको हम मेमोरी एल्वुलस कहते हैं। इन्हीं मेमोरी एल्वुलस में लैक्टिफेरस क्या पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं जो लैक्टेशन का काम करती है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। और इन्हीं एल्वुलाई से ये डक्ट बाहर निकल के आ रही हैं जिनको हम मेमोरी डक्ट बोलते हैं। मेमोरी डक्ट आकर के आपस में एक वाइड पाइप में जुड़ती हैं जाकर के, जिसको हम एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला आगे में लैक्टिफेरस डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर, ओके। यस सर। A nursing mother produces how much milk per day? 1 to 2 liters। Great, ठीक है। अच्छा, कौन सा मिल्क मतलब मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? सर प्रोलैक्टिन।
शाबाश, प्रोलैक्टिन, वेरी गुड। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, और राइट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग आ जाते हैं, हाँ अब हम लोग आ जाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा जाए, फिर oogenesis। देखो यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन जो आपसे बनेंगे वो oogenesis में है ना, इसलिए ज्यादा ध्यान देना किसमें, oogenesis में। अगर आपसे वो पूछा जाता, क्या अगर ये रिटन वाला होता, ठीक है, अगर रिटन एग्जामिनेशन हो रहा होता जैसे कि टर्म 2 वाले में हो रहा है, तो उसमें ज्यादा चांसेस तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का अगर लॉन्ग आंसर आता तो वो ये 3 मार्कर होते हैं। उतना ही इंपॉर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, उतना oogenesis, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब वो एमसीक्यू की अगर बात करोगे, अगर मेडिकल की बात करोगे, एमसीक्यू की बात की जाए, तो oogenesis इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पर्मेटोजेनेसिस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मेट की अगर बात करोगे तो टेस्टिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो गैमेटोजेनेसिस में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल है बहुत, तो हमने पढ़ा हुआ था। तो हम लोगों ने डिस्कस किया होता कि देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि ये वाला यही अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो गई, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर अभी पढ़ा। हाँ देखो अब क्या होता है कि इनको हम लोग प्राइमोडियल सेल या प्राइमरी जर्म सेल्स बोलते हैं ना, जिनको हम स्पर्म मदर सेल कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, डिवीजन होता है इनमें, डिवीजन के बाद स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है ना। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो जर्म सेल होती हैं या जिनको आप स्पर्म मदर सेल कहते हैं, स्पर्म मदर सेल, ये कौन से टिश्यू से बनी होती है, मेरा आपसे क्वेश्चन। बोलोगे गैमीट का फॉर्मेशन, मैं और थोड़ा सा क्वेश्चन स्ट्रेट पूछता हूँ, गैमीट का फॉर्मेशन किस टिश्यू से? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन कौन से एपिथेलियल टिश्यू बताओ? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जिसको हम कहते हैं, लेकिन जर्मिनल एपिथेलियम को एपिथेलियम को पार्ट नहीं होता। याद दिलाऊं, एपिथेलियम के पार्ट होते हैं, मेन पार्ट होते हैं ये स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, कॉलुमिनर, सिलियरी, ग्लैंडुलर। चलो बताओ, फंस गए ना? फंसता नहीं है, नोट करो। कभी भी गैमीट का फॉर्मेशन अगर होगा तो होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। देखो ये क्वेश्चन तो है कहाँ का, ये क्वेश्चन तो है एनिमल टिश्यू का 11th वाले क्लास का, लेकिन अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं यू कांट डिनाई, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कुछ चीजें इंटरलिंक्ड है, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी वो आपसे पूछ सकते हैं, है ना, कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब आंसर स्पर्म ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल दिया ही नहीं है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल दिया, तो आपको आंसर देना पड़ेगा क्योंकि आपसे वो रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, ठीक, आप बाद में लड़ाई नहीं कर सकते कि नहीं सर ये तो गलत बात है, इससे ये तो 11th का पार्ट है, इससे नहीं पूछ दिया, है ना। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कहीं पे भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर ये इनमें से कुछ सेल स्पर्मेटोगोनियम सेल बन जाती है, जिनको स्पर्म मदर सेल कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, तो ये मल्टीप्लाई करती हैं, है ना, और ये भी क्या होती है, डिप्लॉइड है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम क्या है, डिप्लॉइड है, जर्मिनल सेल क्या है, डिप्लॉइड है। अब क्या होता है, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, इनमें से कुछ सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉइड है। मियोटिक डिवीजन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, उसका सेकंड मियोटिक स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। स्पर्मेटिड्स, अब देखो स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक भाई साहब, स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, है ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि स्पर्मेटिड के स्पर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को कहते क्या है, मतलब स्पर्मेटिड गोल गोल है, नीचे दिख रहे हैं आपको स्पर्मेटो, स्पर्मियोजेनेसिस, हाँ क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस।
क्या बोलते, स्पर्मियो जेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, मैचुरेशन क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद स्पर्मिएशन होता है। हाँ, उसके बाद ये देखो, स्पर्मिएशन इज रिलीज, है ना? यस सर। स्पर्मिएशन इज रिलीज। रुको एक मिनट को, मुझे भी थोड़ा सा रिकॉल करने दो। हाँ, प्रोसेस, राइट, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस, एक तो स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, तो मेटामॉर्फिस को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, या इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिलियोसिस। इसी को बोलते हैं स्पर्मेटिलियोसिस, है ना? तो ये तो हो गया स्पर्मियोजेनेसिस, या स्पर्मियोमेटिलियोसिस, है ना? और दूसरा एक चीज मैंने और को आपको बताया था कि क्या कहते हैं, हाँ, स्पर्मिएशन क्या होता है, ये यहां से निकल करके इस वाले ल्यूमेन में, इस वाले पार्ट में, मतलब ऊपर से निकल करके इस वाले पार्ट में, इसको हम क्या लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन बोलते हैं, स्पर्मिएशन, है ना? तो स्पर्मिएशन क्या होता है, इस पूरी लेयर से निकल करके इस ल्यूमेन के अंदर, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो जगह है, ल्यूमेन है, उस ल्यूमेन के अंदर स्पर्म का रिलीज होना ना, उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक, और कुछ यार, एक टर्म और था, मुझे रिकॉल नहीं आ रहा। स्पर्मेटोलियोसिस, ठीक है, ये हो गया। सर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। हाँ हाँ, क्या क्या? चलो बताऊंगा अभी, मुझे अगर याद आ जाएगा। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, चलो मैं बताऊंगा। एक और पार्ट होता है, उस हेड जब निकल आता है बाहर, उसको भी, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग। इससे मतलब एक तो हेड इसका एम्बेडेड होता है, जब हेड बाहर निकल आता है उस प्रोसेस को यूज करते हैं, बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया, है ना? स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं। oogenesis तो कंप्लीट कर ही देते हैं हमारे। देखो, oogenesis पे आते हैं, चलो। अब oogenesis में, है ना, तो हमें ये पता है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये डायग्राम सही था अपना, तो यहाँ पर ठीक, तो हमने ये पढ़ा था कि ये वाला जो पार्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज जो होती है, जिसमें oogonia में माइटोसिस होती है, माइटोसिस होकर एडिशनल बहुत सारे oogonia बनते हैं। इस प्रोसेस को, है ना, ये प्रोसेस कब होती है, ये अनबॉर्न फीमेल में होती है ना? तो किसी भी अनबॉर्न फीमेल बेबी में ये प्रोसेस होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद क्या होता है, जब प्यूबर्टी अचीव कर लेती है तो उसके बाद ये पॉज हो जाती है। उसके बाद जब प्यूबर्टी अचीव हो जाती है, तब क्या होता है, इसका प्राइमरी oocyte का फॉर्म, ग्रोथ फेज होती है। तो इनमें से कोई भी oogoनियम प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइमरी oocyte जो होती है, ये ऑलमोस्ट अपने डबल साइज में होती है, इसमें जेनेटिक मटेरियल भी डबल होता है। उसके बाद क्या होता है, मैचुरेशन में, मतलब कि जब मियोसिस फर्स्ट होती है, तो मियोसिस फर्स्ट में यह अनइक्वेशनल डिवीजन होता है, अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी, एक छोटी सेल बनती है, और लार्ज से सेकेंडरी oocyte। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो जब होता है, तो उसमें जो एग डिस्चार्ज होता है, वो कौन सा स्टेज में होता है? तो सेकेंडरी oocyte। सॉरी, oocyte। वेरी गुड, सेकेंडरी। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एंटर कर जाता है, तब जाकर के इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। हाँ, और डिवीजन के बाद थोड़े समय के लिए ये जो मियोसिस सेकंड, ये कैसी है, डाइकैरियोटिक स्टेज। देखो, मेल
प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, है ना। तो डाइकैरियोटिक स्टेज है, ठीक है। इसके तुरंत के बाद क्या होती है, सिंगैमी होती है, और ये जो होती है इनमें सिंक्रोनाइज इक्वल डिवीजन होता है। तो ये इक्वेशनल डिवीजन हो गया। तो मियोसिस सेकंड में जो पोलर बॉडी में डिवीजन होगा वो इक्वेशनल होगा, और जो सेकेंडरी ऊसाइट में होगा क्या होगा, अनइक्वेशनल, ठीक है, राइट। सर ट्यूबेक्टोमी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? फिर से सर जो ट्यूबेक्टोमी है, हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। तो और जो एग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, है ना। तो सर ट्यूबेक्टोमी एग के का बाद कोई और रिलेशन नहीं है इससे कि? ना उसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो तो आपने फिजिकली क्या किया, पाइप को बंद कर दिया ट्यूबेक्टोमी में, है ना। लेकिन किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थोड़ा रुक जाएंगे, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का कोई रोल नहीं है। बन ही रहा है ये सब। हाँ, फेलोपियन ट्यूब का कोई रोल तो है नहीं। फेलोपियन ट्यूब क्या है, एसेसरी डक्ट है। उसका यस काम सर। सिर्फ क्या है कि गैमीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है ना। आपने वो ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब को सिर्फ बंद किया है, ठीक है। तो एग रीअब्सॉर्ब होता है, राइट। यस सर। सर हाँ जी, बोलो बेटा। सर ओवरी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड कैसे है? देखो ना, ओवरी में क्या होता है, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड दो तरह से। एक तो हमने ये पढ़ा है कि, चलो मैं पहले ओवरी का डायग्राम खोल लूं फिर आपको बताता हूं। देखो, यहाँ पर हमने ये चीज पढ़ा हुआ है कि एक तो ये एग सीक्रेट करती है ना। तो एग जब सीक्रेट करती है तो एग क्या होता है, डक्ट के थ्रू होता है ना। तो डक्ट के थ्रू एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। तो जब डक्ट के थ्रू कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है तो उसको हम लोग क्या, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन कहते हैं ना, यस सर। है ना। तो ये हो गया इसको एक्सोक्राइन फंक्शन, है ना। क्योंकि अभी ये जा किस डक्ट से जाएगा, ये फेलोपियन ट्यूब से आएगा और डक्ट से आएगा। ये तो एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। उसके बाद में आप ये देखो, उसके बाद में आप ये देखो कि अब ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई। तो कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, हार्मोन है। हार्मोन डक्ट से प्रोड्यूस होगा कि ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड में रिलीज होगा। कैसा फंक्शन हो गया, एंडोक्राइन। हो गया ना। एंडोक्राइन हो गया, यस और सर। रिलीज होना क्या हो गया, एक्सोक्राइन। और हमने यही पढ़ा है कि ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करने के अलावा कोई सा भी फंक्शन करे उनको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। मतलब जो एक्सो और एंडो दोनों वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जैसे पैंक्रियास। क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है। और कोई डाउट किसी का भाई, सर रप्चर फॉलिकल का फंक्शन क्या किसका बेटा, है? रप्चर्ड फॉलिकल। थोड़ा सा तेज से बोलना। रप्चर्ड फॉलिकल। अच्छा, रप्चर्ड फॉलिकल। देखो रप्चर्ड फॉलिकल क्या होती है, ये रप्चर हो गया। रप्चर होने के बाद ये एग तो रिलीज हो गया, अब ये श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होकर के कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, और कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करने लगती है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, है ना। देख ये वेस्ट नहीं होती, ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब ये ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और बताओ भाई, और किसी का डाउट कोई, एनी डाउट। सर रिलैक्सिन कौन सीक्रेट करता है? क्या बेटा, सर रिलैक्सिन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? रिलैक्सिन। देखो आप पहले बताओ, रिलैक्सिन का फंक्शन मुझे बताओ, डिस्कस करेंगे हालांकि नेक्स्ट पार्ट में। तो वो प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन से पर्टुएशन, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के टाइम पे क्या करता है, पर्टुएशन में हेल्प करने का काम करता है। देखो रिलैक्सिन का काम क्या होता है कि पहला होता है कि ये कार्टिलेज को रिलैक्स करने का काम करता है ना। तो जिससे क्या होता है कि कार्टिलेजेस जो होते हैं वो फैल जाते हैं, है ना, जिससे कि बर्थ में हेल्प मिलती है, ठीक है। कार्टिलेजेस कहाँ पे पाए, अच्छा इसी की वजह से, इसी हार्मोन की वजह से, जो जिसको बोलते हैं ना फीमेल फुट जो होता है, उसका फुट का साइज बढ़ जाता है। तो फीमेल फुट का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो फीमेल फुट का साइज किससे बढ़ता है, तो जितने भी बॉडी में कार्टिलेजेस पार्ट होते हैं उन सबके पार्ट को क्या करता है, कार्टिलेज को रिलैक्स कर देता है। इसीलिए उस समय फीमेल्स को इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कोई फीमेल गिर जाए तो उसके जो कार्टिलेजेस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, बोन्स वगैरह ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रिलैक्सिन होता है, रिलैक्सिन को सीक्रेट करने का काम करता है हमारा, एक तो पिट्यूटरी हमारी करती है। तो पिट्यूटरी रिलैक्सिन को सीक्रेट करने का काम करती है, जिससे कि पर्टुएशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है भाई। और Yes. बताओ, सर कौन सीक्रेट करता है, एक बार बता दीजिए दोबारा। ठीक है। चलो मैं इस पूरी प्रोसेस को आपको बता ही देता हूँ, टाइम हो गया वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो एक तो ऑक्सीटॉक्सिन हो गया और दूसरा रिलैक्सिन, राइट।
डायग्राम तो नहीं है मेरे पास, प्रोसेस कैसे होता है, पर्टुएशन, हाँ दो, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा रिलैक्शन, और कोई हार्मोन नहीं। डायग्राम नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक एक करके सुनाता हूँ पर्टुएशन की प्रोसेस। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, है ना, हालांकि आपको याद रखना है इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करने का काम करता है। क्या काम करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, जो यूट्रस वाला पार्ट होगा उस पर प्रेशर डालने का काम करेगा। तो जब यूट्रस, तो क्या उससे क्या होगा, उससे पर्टुएशन हो जाती है ना। अब ये प्रोवाइड करता है, ये फोर्स प्रोवाइड करता है किससे, जिससे कि बेबी का बर्थ हो पाए, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। दूसरा काम क्या करता है ऑक्सीटोसिन, एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, दूसरा एक और काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा, अभी प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है। प्लेसेंटा क्या करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोस्टाग्लैंड। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये फर्दर स्टिमुलेट करता है किसको, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अब यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इससे फोर्सफुल, अच्छा अब यहाँ पर ये तो सब कॉन्ट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड, अब लेकिन भाई साहब जो फीमेल्स का यूट्रस वाला पार्ट है, मायोमेट्रियम करता है उसमें। हाँ राइट, मायोमेट्रियम पे प्रेशर डालता है, क्योंकि इनवॉलंटरी मसल्स है ना, उन पे प्रेशर डालेगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये फीमेल के ये वाले जो, वो याद है जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ था, स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा हुआ था, याद है, प्यूबिक पार्ट, याद आया, हिप्स वाले जितने सारे बोन बना रही थी, प्यूबिक सिम्फिसिस, नहीं याद है, नहीं। आप देखो, चलो मैं वही डायग्राम बताने की कोशिश कर रहा था, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि चलो इतना तब तक मान लो, ये हिप्स बोन हो गई, है ना, ये वाली हिप्स बोन हो गई और ये हिप्स बोन हो गई। अब क्या होता है, बर्थ देने के लिए, बर्थ करने के लिए यहाँ पर कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, यहाँ पर कार्टिलेज, है ना, ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। अब ये जो कार्टिलेजेस होते हैं, ये कार्टिलेज जब तक टाइट रहेंगे तब तक यहाँ पे चाइल्ड की बर्थ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बनता है। अब क्या होता है, एक हार्मोन आता है, उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, बॉडी में जितने भी, इस पर्टुएशन के पहले जितने भी बॉडी के लोअर, मेनली लोअर बॉडी के जो पार्ट होते हैं, उन सभी पार्ट में जितने कार्टिलेजियस पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो सीक्रेट होता है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो रिलैक्सिन पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, वो क्या करता है, कार्टिलेजेस को फ्लेक्सिबल बना देता है, जिससे बर्थ इजीली पॉसिबल होता है। अभी क्लियर है कितने हार्मोन का रोल होता है। यस सर। और ऑक्सीटोसिन और क्या काम करता है, मिल्क इजेक्टिंग, इसीलिए बोलते हैं कि फर्दर ये इंड्यूस करता है मेमोरी ग्लैंड को मिल्क सीक्रेशन। क्लियर है भाई। यस सर। और यस बताइए। सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हालांकि इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, है ना, क्योंकि
क्योंकि ये वाला पार्ट रह रहा है, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, राइट? यस सर। Okay, sir. तो मिलते हैं नेक्स्ट बाय क्लास में। सर, थैंक यू ठीक है, सर। वेलकम वेलकम, मिलते हैं। और सब लोग कंटिन्यू ऐसे पढ़ते रहिए, और ये डाउट क्लास जरूर लो। ये जितना आपने पढ़ा उतने ही ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे तो अब आपके अंदर डाउट होगा इसी तरह के। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑल ऑफ यू आर डूइंग हार्ड जॉब, हार्ड वर्क। सो आपका मतलब यू आर डूइंग योर जॉब। सो मैं इस चीज को देख करके बहुत खुश हूँ, और होपफुली कि आप सबके बहुत अच्छा नंबर आए।